प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को आएंगे केदारनाथ धाम। गृह मंत्री अमित शाह भी 29 व 30 को आ रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर। जम्मू के पूंछ में शहीद हुए उत्तराखंड के 2 लाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। मौली और टिहरी गढ़वाल जनपद के रहने वाले थे दोनों जवान। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान, कहा मैं 2 सीटों पर हारता तो कभी चुनाव नहीं लड़ता। हरीश रावत की हिम्मत है कि वह अभी भी सियासत में जुटे हैं। रात को सीएम आवास कूच के लिए निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पुलिस ने सभी कार्यकर्त्रियों को भेजा वापस। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में अजय भट्ट की सक्रियता बढ़ी। दावेदारों में स्थानीय नेता भी ठोक रहे हैं ताल। कुमाऊं की हाट सीट में शामिल रानीखेत क्षेत्र। अल्मोड़ा में निकली रावण के कुल की ऐतिहासिक झांकी। अधर्म पर धर्म की जीत का मनाया गया उल्लास। भारी भीड़ के साथ यात्रा में ऐतिहासिक झांकी को देखने की लालसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून से खबरों की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है कुनबा। गुड्डू लाल ने की आप पार्टी की सदस्यता। गुड्डू लाल ने ली आप पार्टी की सदस्यता। थराली विधानसभा से लड़ चुके हैं निर्दलीय चुनाव। थराली विधानसभा से लड़ चुके हैं निर्दलीय चुनाव। 2017 में मिले थे 7088 वोट। 2017 में मिले थे 7088 वोट। कई अन्य समर्थकों ने भी ली सदस्यता। कई अन्य समर्थकों ने भी ली सदस्यता। नंदप्रयाग घाट 1.5 लेन सड़क आंदोलन में निभाई सक्रिय भूमिका। जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं गुड्डू लाल। किशोरी नंदन डोभाल भी हुए आम आदमी पार्टी में शामिल। किशोरी नंदन डोभाल भी हुए आप में शामिल। देहरादून से खबर, आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है कुनबा। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं डोभाल। गुड्डू लाल ने ली आप पार्टी की सदस्यता। थराली विधानसभा से लड़ चुके हैं निर्दलीय चुनाव। 2017 में मिले थे 7088 वोट। कई अन्य समर्थकों ने भी ली सदस्यता। नंदप्रयाग घाट 1.5 लेन से सड़क में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं गुड्डू लाल। किशोरी नंदन डोभाल भी हुए आम आदमी पार्टी में शामिल। और इसके बाद रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। भैया दूज पर्व पर प्रातः 8 बजे बंद किए जाएंगे कपाट। भैया दूज पर्व पर प्रातः 8 बजे बंद किए जाएंगे कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। भैया दूज पर्व पर प्रातः 8 बजे बंद किए जाएंगे कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे केदारनाथ के कपाट। भैया दूज के पर्व पर प्रातः 8 बजे बंद किए जाएंगे कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे कपाट। 6 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। 6 नवंबर को बंद किए जाएंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। भैया दूज के पर्व पर प्रातः 8 बजे बंद किए जाएंगे कपाट।
बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया है, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने दोनों ही शहीद जवानों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की भी कामना की है। अगली खबर टिहरी से है, जहां उत्तराखंड के 2 वीर सपूत भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह नेगी पुंछ के मेडर सेक्टर के आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर आते ही पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने हजरपुर गांव में गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज के बोर्ड का अनावरण किया। इस मौके पर गुर्जरों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। शुक्रवार की सुबह हजरपुर गांव में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज के बोर्ड का अनावरण करते हुए कहा, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते। यहाँ पर हमारे गुर्जर समाज के चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज जी की बोर्ड की अनावरण होना था, तो उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। और अपने चक्रवर्ती सम्राट का बोर्ड गुर्जरों का ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ नहीं लगा। हिंदुस्तान के कोने कोने पर जहाँ तक गुर्जर हैं सब जगह मिहिर भोज जी के बोर्ड लग चुके हैं। ये सिलसिला रुकने वाला अब नहीं है। आप इतिहास में देख लो, 12वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द कहीं नहीं है, जबकि हमारा गुर्जर समाज और गुर्जर का नाम तो इतिहास में इसमें ही नहीं युगों में भी है। महाभारत रामायण में चले जाइए, वहाँ भी आपको गुर्जर समाज मिलेगा। राधा माँ गुजरी थी, माँ वो थी, गायत्री माता गुजरी थी। ऐसे बहुत से तथ्य हमारे पास हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। देखो, बोर्ड का अनावरण जो है दादरी की घटना से आप देख लो, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गुर्जरों के गांव हैं लगभग सब जगह हुआ है। मतलब यहाँ कोई नया नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने यहाँ बोर्ड लगाया था, लेकिन वो कुछ शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया था, जिसकी हमने तहरीर दे रखी है चौकी में। और चौकी इंचार्ज से जो है हम एक बार फिर मिलेंगे इस संबंध में, उनसे आग्रह करेंगे कि उस पर जो कुछ कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से भी अगर बात पहुँच सके वहाँ तक, तो आप उसमें जो सहायता करो। नया बोर्ड लगाया है जी, अब जब नया लगाया है, इससे पहले दूसरा लगा था बोर्ड, वो खंडित हो गया था। दशहरे के दिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़े में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले 250 वर्षों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्रों का पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज दशहरे के दिन श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कनखल में भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नामक भाले का देवता के रूप में पूजे गए तीर्थ पुरोहितों पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच शस्त्र पूजन को संपन्न कराया। पे अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष माँ भगवती जगदम्बा का जो आश्विन मास के नवरात्रि के समापन पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। बुराइयों के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय प्राप्त हुई, तो उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी का एक पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है, देवताओं का जब पूजन होता है तो उनके साथ में शस्त्रों का भी पूजन होता है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है। शक्ति का जो संचार हमारे शरीर में भगवती जगदम्बा की पूजा के बाद होता है, उसमें हम राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए वैदिक सनातन जो परंपरा है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा
प्रत्येक वर्ष विजयदशमी दशहरे के पर्व पर अपने प्राचीन शस्त्र अस्त्रों का पूजन होता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा जिला संयोजक विवेक सैनी की अगुवाई में सरकार की नई पेंशन व्यवस्था के खिलाफ तहसील मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया और नई पेंशन व्यवस्था को रावण रूपी बताते हुए इसके पुतले का दहन भी किया। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। एनपीएस धोखा है, एनपीएस धोखा है, एनपीएस धोखा है। पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस धोखा है। ये है क्योंकि वर्तमान में हम सबको पता है कि सरकार ने हमारी जो पेंशन है, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, वो समाप्त कर दी है। जबकि आज जितने भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी पेंशन पर कोई भी रोक नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है सरकार से, क्योंकि हम भी सरकार का अंग हैं और सरकार का लगातार काम करते हैं। तो हमारी जो पुरानी पेंशन है, हमारे बुढ़ापे का सहारा, रिटायरमेंट होने के बाद एक कर्मचारी का सहारा उसकी पेंशन होती है, तो वो पेंशन हमारी बहाल की जाए। जो एनपीएस है, ये इतना बड़ा धोखा है कर्मचारियों के साथ। एक कर्मचारी 80,000 तनख्वाह लेता है और जब वो रिटायर होता है उसको 800 रुपये पेंशन मिलती है। तो उसके घर की जितनी अर्थव्यवस्था है सब चरमरा जाती है। कुछ ऐसी घटना हुई कि परिवार में कलह हुआ इससे। और जो अपने राजनेता हैं कि अगर वो विधायक बने, विधान परिषद के सदस्य बने, राज्यसभा सदस्य बने, लोकसभा सदस्य बने। रुद्रप्रयाग द्वितीय केदार भगवान महमूदेश्वर की कपाट शीतकाल के लिए 22 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे वृश्चिक लग्न में बंद हो जाएंगे, जबकि मद महेश्वर मेला बृहस्पतिवार 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट विजयदशमी के दिन बंद हो जाएंगे। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पुजारी आचार्य गणों व पचगाई हकूकधारियों और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में विधि विधान पूर्वक पंचांग गणना के पश्चात कपाट बंद होने की तिथि तय की गई। कपाट बंद होने के पश्चात भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह डोली
22 नवंबर को गोडार, 23 नवंबर को रासी, 24 नवंबर को गिरिया प्रवास करेगी। 25 नवंबर को मदमहेश्वर का मेला आयोजित किया जाएगा। खबर दिनेशपुर से है, जहां शारदीय दुर्गा पूजा दर्पण विसर्जन के साथ दशमी पूजा संपन्न की गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिमाओं को स्नान कराकर दशमी पूजा संपन्न कराई गई। वहीं महिलाओं ने मां को विदाई देते हुए एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशी का इजहार किया। मान्यता है कि दुर्गा पूजा महोत्सव में 5 दिन के लिए देवी कैलाश पर्वत छोड़कर सब परिवार पृथ्वी पर अपने मायके आती हैं। वहीं दशमी पूजा संपन्न होते ही वापस कैलाश चली जाती हैं। सामने रखो, 5 दिवस की पूजा समाप्त होने जा रहा है, जिसमें आज विजय दशमी है, जिसे हम माता लोग सभी सिंदूर खेलते हैं और अपने पति देव का दीर्घ आयु कामना करती हूँ। और सभी माता यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में जो भी बीमारी आए सभी को दूर ले जाए, और माता के चरणों में इस विजय दशमी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन जो है सिंदूर खेलते हैं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, मिष्ठान बांटते हैं। और ये जो कार्यक्रम है माँ का आशीर्वाद स्वरूप ये जो सिंदूर दान करते हैं, इसका अर्थ ये है कि जो जितना सिंदूर दान करेगा उसका जो पति है वो दीर्घायु होगा, और इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का नाश होगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा। और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। असत्य पर सत्य की जीत कहे जाने वाले दशहरा पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हर साल रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते सिर्फ रावण का पुतला और साथ में एक कोरोना का पुतला बनाया गया है। वहीं इस बार देखा जाए तो रावण के पुतले की ऊंचाई भी पहले से कम रखी गई है, क्योंकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ मौके पर बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड टीम भी नेहरू स्टेडियम में पहुंची है और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। नेहरू स्टेडियम में हमने बनाए हैं जी, एक रावण बनाया और एक बनाया है हमने वो कोरोना का। कितनी लंबाई है रावण की? लगभग रावण की लगभग 55 फुट लंबाई है जी। 55? 60, हाँ 60। जैसे हर बार लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, इस बार कम है, क्या है कारण इसका? वो इस बार कम नहीं, कमेटी वालों ने जैसे हमें बताया हमने ऐसे बनाया जी। अच्छा। सब लोग बाहर निकले, एकदम आज़ादी सी लग रही है और जैसे बच्चों में बहुत उत्साह है इसके रिगार्डिंग और बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक तरीके से आज़ादी सी महसूस हो रही है कोरोना की। तो शाम को आज मेले में प्रतिभाग करेंगे सब? बिल्कुल जी, सारा पूरे परिवार के साथ हम लोग आएंगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच धामी सरकार के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के सर्वे में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में पिछले 1 महीने में बेरोजगारी की दर में कमी दर्ज की गई है। बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड देश में 9वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा चुकी है। बीजेपी ने इसे धामी सरकार के सकारात्मक फैसले का नतीजा बताया है, जबकि कांग्रेस ने इस सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर जारी सियासत के बीच CMI की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की दर में काफ़ी कमी आने का दावा किया गया है। CMI सर्वे के ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत 17 राज्यों में बेरोजगारी उत्तराखंड से अधिक है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में 2 सालों में माहवार बेरोजगारी प्रतिशत दर पर। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक 2 वर्षों में माहवार बेरोजगारी प्रतिशत दर: जनवरी 2020 5.5, 2021 4.5, फरवरी 2020 5.0, 2021 4.7, 2020 19.9, 2021 3.3, अप्रैल 2020 6.5, अप्रैल 2021 6.0, मई 2020 8.0, मई 2021 5.5,
जून 2020 8.6 और जून 2021 4.8, जुलाई 12.4 और 2021 3.2, अगस्त 2020 14.3 और अगस्त 2021 6.2, सितंबर 22.3 और सितंबर 2021 4.1। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। हमने देखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो, सरकारी नौकरियां हो, 24,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खोली गई और स्वरोजगार के माध्यम से बैंकों के थ्रू लोगों को ऋण उपलब्ध कराना, होम स्टे को तेजी से बढ़ाना, तमाम दिक्कतें थी। अब धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर होती हुई नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी दिक्कत थी कोरोना काल आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि हम क्योंकि पर्यटन प्रदेश हैं, हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं, हमारी यात्रा बंद हो गई, 4 धाम यात्रा बंद थी, पर्यटन बंद था, तो हमारे लोग बेरोजगार हो गए थे। अब जैसे यात्रा खुली, पर्यटन खुला, तो रोजगार के लिए हमारे युवाओं के पास जो लोन सरकार ने दिए हैं, जो गाड़ियां प्रोवाइड कराई हैं, सबकी गाड़ियों को सवारियां मिलनी शुरू हो गई। ये बड़ा गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। एक ही वही एजेंसी 2020 में सर्वे करती है और इसी बीच